I am CMA Dr. रीमा मित्तल. वेलकम टू द वीडियो ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आज के इस वीडियो में हम कैपिटल स्ट्रक्चर के टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू EBIT EPS एनालिसिस को समझेंगे और उसके यूज को जानेंगे कि कैसे उसका यूज किया जाता है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट द टॉपिक. किसी बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल की जरूरत होगी और उस कैपिटल को हम डिफरेंट सोर्स से पूरा करेंगे. वो डिफरेंट सोर्स क्या होंगे? लाइक इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, डिबेंचर, लोन. तो इन सबको या इनमें से कुछ को हम एक प्रपोर्शन में लेकर किसी बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करेंगे. फाइनेंशियल मैनेजर का पहला टास्क होता है कि वो किसी भी फर्म की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करे. उसके बाद उसका अगला टास्क होता है कि इन फंड्स को हम कैसे रेज करेंगे. इन फंड्स को रेज करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लाइक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग और अदर थिंग. तो टोटल कैपिटलाइजेशन में इन फॉर्म्स का रेशियो डिसाइड करना ही कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है. किसी भी फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी पैटर्न हो सकता है, लाइक इक्विटी शेयर ओनली, नंबर 2 इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर, नंबर 3 इक्विटी शेयर प्लस डिबेंचर, नंबर 4 इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस डिबेंचर. तो कोई भी कंपनी किसी भी पैटर्न को फॉलो कर सकती है. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में दो तरह की कैपिटल होती है, ओन कैपिटल और डेब्ट कैपिटल. ओन कैपिटल में हम इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को लेते हैं और डेब्ट कैपिटल में हम डिबेंचर्स को लेते हैं. तो इन सोर्स का हर कंपनी में अलग अलग रेशियो होगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो कंपनी है, ए और बी. दोनों ही कंपनी में हमारे पास इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है और हमारे डिबेंचर भी है. ए कंपनी में इक्विटी मान लीजिए 40 है, बी में हमारे 50 है. इसी तरह ए में हमारे प्रेफरेंस 35 है, बी में 30 है, ए में हमारे डिबेंचर 25% है और बी में हमारे 20% है. तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों कंपनीज के लिए ऑप्टिमम है या नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा? तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी की वैल्यू को मैक्सिमाइज करता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करता है, वो ही कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम होगा. अब हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करें तो वो हम EBIT EPS एनालिसिस की हेल्प से जानेंगे. जिस कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी का EPS मींस अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा होगी, वही कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा ऑप्टिमम होगा. अब हम ये जानेंगे कि EBIT को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. EBIT मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. कंपनी की सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट को लेस किया जाता है तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है और जब इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस कर दिया जाता है तो हमारा EBIT आ जाता है, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. जिस इनकम में, जिस प्रॉफिट में अभी तक हमारा टैक्स और इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ है, वही हमारा EBIT कहलाता है. अब हम EBIT की हेल्प से EPS मींस अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करेंगे. EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम इंटरेस्ट लेस करते हैं. ये इंटरेस्ट क्या होता है? यदि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट कैपिटल है तो उस पे जो इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है उसको हम लेस करेंगे. उसको लेस करने के बाद आता है हमारा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स. अर्निंग बिफोर टैक्स के बाद कंपनी जो टैक्स पे करती है उसको लेस किया जाता है. उसको लेस करने के बाद आता है हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स. इसके बाद इसमें से अगर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस डिविडेंड देना होता है, तो हम उसको भी लेस करेंगे और उसको लेस करने के बाद जो अर्निंग आती है वो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कहलाती है. यदि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो हमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं देना होगा। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स ही हमारा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कहलाएगा। अब ईपीएस की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो अर्निंग पर शेयर हमारा आ जाएगा। नाउ एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम ईपीएस कैलकुलेट करना सीखते हैं। ABC company has a share capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity share of rupees 10 each fully paid। एक ABC लिमिटेड कंपनी है जो 10 लाख की शेयर कैपिटल उसके पास है, 1 लाख उसमें इक्विटी शेयर्स हैं। It has a major expansion program requiring an investment of another rupees 5 lakh। कंपनी एक मेजर एक्सपेंशन प्रोग्राम कर रही है जिसके लिए उसको 5 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है। The management is considering the following alternative for raising the amount। मैनेजमेंट के पास following alternative है अमाउंट रेज करने के लिए। फर्स्ट अल्टरनेटिव है कि वो 50,000 की इक्विटी शेयर इशू कर दे 10 ईच, या फिर कंपनी 50,000 की प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे 10 ईच, या फिर कंपनी डिबेंचर इशू कर दे 5 लाख के। कंपनी का जो प्रेजेंट EBIT है वो है ₹4 लाख। You are required to calculate the effect of each of the above mode of financing on EPS। मतलब हमें EPS की कैलकुलेशन करके बताना है which alternative is best। और ऐसा एक्सपेंशन करने से कंपनी का जो EBIT इंक्रीज होता है वो 1 लाख से इंक्रीज हो जाता है और टैक्स रेट है हमारा 50%। आइए अब EPS कैलकुलेट करना सीखते हैं इस न्यूमेरिकल की हेल्प से। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कितने प्लान्स हैं। जितने प्लान होते हैं हम उतने ही कॉलम बनाते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में 3 प्लान है, इक्विटी शेयर प्लान, प्रेफरेंस शेयर प्लान और डिबेंचर प्लान, इसलिए हमने 3 कॉलम बनाए हैं और एक कॉलम हमने एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर का बनाया है जिससे हमें कंपैरेटिव स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। अब सबसे पहले हम EBIT लेते हैं यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कंपनी के प्रेजेंट यानी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर की जो EBIT है वो हमारी है 4 लाख की। कंपनी जब 5 लाख का मेजर एक्सपेंशन प्रोग्राम करती है तो कंपनी की EBIT 1 लाख से इंक्रीज हो जाती है, यानी पहले थी 4 लाख अब प्लस 1 लाख और इंक्रीज हो गई। तो इट मींस तीनों प्लान में EBIT हमारा कितना हो जाएगा 5 लाख से। नाउ अब हम इंटरेस्ट लेस करेंगे। अब हमने देखा हमारा प्रेजेंट जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें हमारी सिर्फ इक्विटी कैपिटल है, तो जब इक्विटी कैपिटल है तो हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह इक्विटी शेयर प्लान में भी हमारा कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि डेब्ट कैपिटल तो है ही नहीं। इसी तरह जब हम प्रेफरेंस शेयर प्लान को फॉलो करेंगे तो वहां भी हमारे पास डेब्ट कैपिटल नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं पे करेंगे। इंटरेस्ट पे कहाँ होगा? सिर्फ डिबेंचर प्लान में। तो 5 लाख के हमारे डिबेंचर्स थे उस पे हम 10% का रेट ऑफ से इंटरेस्ट देते हैं तो 5 लाख का 10% कितना होगा 50,000। अब इंटरेस्ट लेस करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा EBT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। तो हमारे एग्जिस्टिंग प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर में सेम रहेगा क्योंकि हमने इंटरेस्ट नहीं दिया। इसी तरह इक्विटी में भी सेम रहेगा, प्रेफरेंस में भी सेम रहेगा। माइनस कहाँ पर होगा? सिर्फ डिबेंचर प्लान में। तो वहां हमारा कितना आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स 4,50,000। ठीक है, अब हम क्या लेस करते हैं? अब हम टैक्स लेस करेंगे। कितने रेट से? क्वेश्चन में हमें 50% से दिया है और ये हम किस पे करते हैं? EBT पे। तो EBT हमारा एग्जिस्टिंग में कितना है 4 लाख, उस पे हमने 50% से टैक्स दिया तो हमारा कितना आ गया टैक्स 2 लाख का। इसी तरह इक्विटी शेयर प्लान में 5 लाख का 50% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2,50,000।
सेम प्रेफरेंस शेयर में भी 5 लाख पे 50% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2,50,000। इसी तरह अब डिबेंचर प्लान में हमारा ईबीटी कितना है 4,50,000, उस पर हमने 50% टैक्स लगाया तो वो कितना आ गया 2,25,000। अब टैक्स लेस करने के बाद हमारी क्या आ जाएगी अर्निंग आफ्टर टैक्स चारों में। ठीक है, अब जहां पर हमारे जिस कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारी प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है तो वहां पर हम प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं पे करेंगे। जैसे हमारे प्रेजेंट में भी हमारे पास कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो हमने कुछ भी प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं किया। इसी तरह हमारे इक्विटी शेयर प्लान में भी कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो हमने प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे किया। इसी तरह डिबेंचर प्लान में हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो हमने प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे किया। तो इन तीनों केस में हमारी जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है वही हमारी अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होगी। बट हमारे प्रेफरेंस शेयर प्लान में हमारे 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाने के कारण हमें प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन में 12% प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के लिए कहा गया है तो 5 लाख का 12% कितना होता है 60,000। तो हमें यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा और अर्निंग आफ्टर टैक्स में से इसको लेस करने के बाद जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने लास्ट स्लाइड में आपको फॉर्मूला बताया। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो हमारा ईपीएस कहलाता है। तो प्रेजेंट यानी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारी अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितनी है 2 लाख। 2 लाख को जब हम 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आएगा 2। इसी तरह इक्विटी शेयर प्लान में जब हम अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारा ईपीएस आ जाएगा। सेम काम प्रेफरेंस शेयर प्लान में करेंगे और इसी तरह हम डिबेंचर प्लान में करेंगे। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट ईपीएस हमारा कितना है 2 और इक्विटी शेयर प्लान में वो कम हो गया। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर प्लान में भी हमारा कम हो गया है, लेकिन जो डिबेंचर प्लान है उसमें हमारा इंक्रीज हो गया है। वो इंक्रीज होकर कितना हो गया 2.25। तो कंपनी को कौन सा प्लान ऑप्ट करना चाहिए जिसमें उसकी अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम हो। तो हमने देखा उसकी अर्निंग पर शेयर कौन से प्लान में मैक्सिमम है डिबेंचर प्लान में, तो कंपनी को इस प्लान को ऑप्ट करना चाहिए। तो कैलकुलेशन से बिल्कुल क्लियर है कि डिबेंचर प्लान में ईपीएस सबसे ज़्यादा है तो हम उसी प्लान को फॉलो करेंगे। हमने देखा कि हमारा जो प्रेजेंट ईपीएस है वो 2 है और डिबेंचर प्लान में 2.25 है और अदर प्लान्स के कंपैरिजन में भी डिबेंचर प्लान में ईपीएस सबसे ज़्यादा है तो हम उसी को फॉलो करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड विद दिस प्रॉब्लम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।